बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बच्चों, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट है और क्लास है आईकॉम पार्ट 1 और इसमें हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन, उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन को प्रिपेयर किया जाता है और क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो बच्चों, इससे पहले हमने क्लास के अंदर कैश बुक का एक टॉपिक डिस्कस किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था। कैश बुक कौन बनाता है? वो एक ट्रेडर, कोई बिजनेसमैन अपनी कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैश बुक को प्रिपेयर करता है। कैश बुक इज अ स्पेशल जर्नल। इसी तरह कैश बुक को डिफरेंट टाइप में बनाया जाता है, जिस तरह सिंगल कॉलम, इसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है और कोई दूसरा कॉलम नहीं बनाया जाता। ऐसे ही एक कैश बुक बनती है टाइप डबल या 3 कॉलम। डबल कॉलम में हम बैंक का कॉलम ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस को हम मिलाकर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस जिनमें सिर्फ कैश इन्वॉल्व हो वो भी उसमें आ जाती हैं, जिसमें सिर्फ बैंक इन्वॉल्व हो वो भी उसी के अंदर इंक्लूड कर दी जाती हैं। तो समटाइम क्या होता है कि जब कैश बुक बनाने के बाद बैलेंस किया जाता है और फिर ट्रेडर उस बैलेंस को अपने बैंक के बैलेंस के साथ टैली करता है, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस को और बैंक के अंदर मौजूद पासबुक के बैलेंस को टैली करता है, तो वहां पर कुछ फर्क आ जाता है। अब वो फर्क कुछ वजूहात की बिना पर आता है। उस फर्क को दूर करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए कि उस फर्क को हम कैसे दूर करेंगे, ये क्यों आया है, उसके लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं। क्योंकि रिकंसाइल का मतलब होता है किसी भी चीज या दो चीजों के माबैन जो डिफरेंस आता है, डिस्क्रिपेंसी आती है, उसको दूर करना या रिकंसाइल करना, इक्वलाइज करना। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ ट्रेडर, यानी ये ताजिर बनाता है, ये बैंक नहीं बनाएगा। टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ हिज कैश बुक बैंक कॉलम, यानी कि उसकी कैश बुक के बैंक कॉलम को रिकंसाइल करने के लिए विद द बैलेंस ऑफ बैंक्स बुक्स, बैंक के अंदर जो उसी अकाउंट की पासबुक है उसके बैलेंस के साथ मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए बनाई जाती है। अगर ये फर्क ना हो तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं की जाती, फर्क हो तो फिर हम उसको प्रिपेयर करते हैं। यानी बात बैंक में बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम आ गया, या कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो फिर इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो जब हम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम वो वजूहात जानेंगे जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में फर्क आया। उनमें कुछ वजूहात ऐसी हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो वजह बनती है वो है चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स फॉर पेमेंट ऑफ डेट, यानी अपने क्रेडिटर्स को जिनको पैसे देने हैं, जिनसे उधार लिया था कुछ वक्त पहले, उनको पैसे देने के लिए उनको चेक जारी किया। एंटर्ड इन कैश बुक क्रेडिट साइड, यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड पर हमने उस अमाउंट को एंटर कर दिया कि इतनी अमाउंट बैंक अकाउंट से रिड्यूस हो जाएगी। हमने उसको कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में भी रिड्यूस कर दिया क्रेडिट करके। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट बैंक, लेकिन अभी तक उस क्रेडिटर ने जिसको हमने वो चेक जारी किया है, बैंक में चेक को पैसे निकलवाने के लिए प्रेजेंट नहीं किया। These checks are called unpresented checks. इन चेक्स को हम अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं, जिन ऐसे चेक्स जो अभी तक बैंक के काउंटर पर या बैंक पर रकम के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए, पेश नहीं किए गए। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बार बार जो क्रॉस चेक होता है उसकी पेमेंट डायरेक्ट कैश काउंटर पर नहीं की जाती, उसकी पेमेंट बैंक टू बैंक होती है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 2 से 3 दिन का जो वक्त है वो लगता है बैंक की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो बात का लास्ट डेट को हम वो चेक डिपॉजिट करते हैं, लेकिन लास्ट डेट जो होती है ना मंथ की, उसके बाद 2 दिन मजीद उसमें ऐड करें तो नेक्स्ट मंथ की 2 या 3 तारीख को वो चेक क्रेडिट या डेबिट होना होता है। लेकिन हम चूंकि लास्ट डे को अपना बैलेंस कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये फर्क वाज़ेह होता है और फिर जब हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो हम उस फर्क को एडजस्ट कर देंगे ताकि वो फर्क दूर हो सके। तो ये इसकी पहली वजह है। सेकंड वजह है चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स,
ऐसे चेक्स या ऐसे लोग जिनको आपने कुछ उधार दिया था कुछ वक्त पहले, अब उन्होंने आपके उस कर्ज को उतारने के लिए रकम कैश की बजाय चेक की शक्ल में दे दी, और ये चेक भी जारी बात है क्रॉस हो सकता है। एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जो कि इस ट्रेडर ने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया पेमेंट को रिसीव करने के लिए, बट नॉट येट क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक उसकी अमाउंट को रिसीव करके आपके अकाउंट में या उस पर्टिकुलर ट्रेडर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। तो जाहिर बात है यहाँ पर भी बैंक में वो अमाउंट जमा नहीं हुई, लेकिन चेक डिपॉजिट करवाते वक्त ट्रेडर ने उसको अपनी कैश बुक के अंदर डिपॉजिट करवाने के बाद ऐड कर दिया कि इतनी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन चूंकि वक्त लगता है 2 से 3 दिन का, और बैंक ने अभी तक वो मुकम्मल प्रोसेस नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ये फर्क आ गया। जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पर उस फर्क को एडजस्ट करके दोनों को रिकंसाइल कर लेंगे। तो इसके बाद तीसरी वजह है, इफ एनी डेटर डिपॉजिटेड मनी इनटू हिज क्रेडिटर्स बैंक अकाउंट, अगर कोई डेटर अपने क्रेडिटर के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दे अमाउंट, तो उस सूरत में बैंक के अंदर उस पर्टिकुलर ट्रेडर के अकाउंट में इंक्रीज आ जाता है अमाउंट का उतनी रकम से। लेकिन चूंकि बाद औक़ात आजकल के दौर में डिजिटल दौर है, मैसेज आ जाता है बैंक की तरफ से। कुछ अर्सा पहले जब ये डिजिटल बैंकिंग नहीं थी तो मैसेज सर्विस बिल्कुल नहीं होती थी, तो नहीं पता चलता था कि कोई अमाउंट हमारे अकाउंट में जमा हुई है या कोई अमाउंट हमारे अकाउंट से निकाली गई है, जिसकी वजह से उसको कैश बुक में एंटर नहीं किया जाता था। और जब हम कैश बुक का बैलेंस मुकम्मल करने के बाद बैंक से स्टेटमेंट लेकर उसको वेरीफाई करते थे तो पता चलता था कि यहाँ पर कुछ फर्क आ गया। उस फर्क को फिर दूर किया जाता था इस अमाउंट को एडजस्ट करके। लेकिन आजकल के दौर में चूंकि डिजिटल बैंकिंग सिस्टम आ गया है, हर ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर रिसीव हो जाती है, तो उसकी वजह से हम उसको फौरी तौर पर अपनी कैश बुक या अपने रिकॉर्ड में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि डिजिटल सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, सम टाइम कुछ एरर्स, कुछ लोड की वजह से या सिस्टम की खराबी की वजह से या इंटरनेट की डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होगा कि वो मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा या नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला, तो आप जाहिर बात है उससे बिल्कुल बेखबर होंगे, जिसकी वजह से आपको जो कैश बुक और बैंक की बुक्स हैं उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। तो इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए फिर हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन, और ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन जब बनती है तो वहाँ पर इसको फर्क को दूर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात एंड पर वाज़ेह करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो बैलेंस एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन बैंक के अंदर मौजूद है आपके अकाउंट में, और जो कैश बुक में आपने कैलकुलेट किया वो फिजिकली इक्वल हो जाए। फिजिकली वो इक्वल नहीं होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ उसको पेपर पर इक्वलाइज करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इन ट्रांजैक्शन के जब मुकम्मल होने पर आपका बैलेंस उसके इक्वल हो जाएगा। मसलन अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं जिनको आपने अपनी कैश बुक में एंटर कर दिया था, बैंक जब उसकी पेमेंट कर देगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके बैलेंस के इक्वल हो जाएगी। अनक्रेडिटेड चेक्स की रकम जब आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस आपके इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट की अमाउंट जो बैंक में जमा हो गई लेकिन आपको पता ना होने की वजह से नहीं रिकॉर्ड हुआ, अब जब पता चलेगा तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपका बैलेंस उसके इक्वल फिजिकली हो जाएगा। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन सिर्फ और सिर्फ उस बैलेंस को टैली करने के लिए बनती है ताकि आपको पता चल सके कि क्यों वो फर्क आया। अदरवाइज फिजिकली बैलेंस तभी इक्वल होता है जब ये तमाम वजूहात या ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हों, क्योंकि इन ट्रांजैक्शन का वन साइड इफेक्ट होता है, टू साइड इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से फर्क आता है। जब इसका टू साइड इफेक्ट कंप्लीट होगा तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली फिजिकली भी इक्वल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। तो मेरे बेटे, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से घर में रिवाइज करना है। कल हम जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो मजीद जो बाकी रिमेनिंग कॉजेज हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह वेट करें नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।